लोगों के लिए लेकर आए हैं साक्षात्कार वैसे साहित्यकार का जिन्होंने निरंतर हिंदी की सेवा की है और वर्षों तक लगभग 30-35 साल इन्होंने राजभाषा में बिताया, राष्ट्रभाषा परिषद में बिताया और कई पुस्तकों के लेखक हैं डॉक्टर शिवंश पांडे जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य रश्मि में। नमस्कार। नमस्कार जी, हिंदी की जो सेवा आपने निरंतर की है और आज भी हिंदी लगातार कर रहे हैं, पूरी आपकी कैसे कैसे क्या रही, इस पे हमारे दर्शकों को बताएं। में हिंदी सेवा की प्रवृत्ति मूल रूप से प्रारंभ से ही हम में रही है। विद्यार्थी जीवन से ही हिंदी के प्रति मेरा विशेष झुकाव रहा है। कॉलेज के जीवन में भी मैं कॉलेज में हिंदी संस्थाओं का पदाधिकारी रहा हूँ, चाहे वह एस सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद हो, चाहे वो SP जैन कॉलेज सासाराम हो, जहाँ से मैंने शिक्षा पाई। वहाँ की साहित्यिक संस्थाओं में मैं बहुत सक्रिय रूप से कार्यरत था। चूँकि हमारी एक तरह से साहित्यिक भूख थी, साहित्य के प्रति झुकाव, विशेष झुकाव था। सासाराम कॉलेज में प्राध्यापक रहा। उस वक्त भी मैंने सासाराम में हर एक पांडे जी थे टेलीफोन डिपार्टमेंट के, उनके साथ मिल कर के, और प्रोफेसर अरुण कुमार लिखते थे। अरुण कुमार जी जो हमारे साथ वहाँ प्राध्यापक थे, जो बाद में यहाँ बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष भी हुए। तो उन लोगों के साथ मिल करके हम लोगों ने सासाराम में तुलसी साहित्य परिषद की स्थापना की थी। जो तुलसी साहित्य परिषद के कार्यकलाप इतने विस्तृत हो गए थे कि यहाँ से लेकर दिल्ली तक उसको फैला दिया था। उसके बाद जब मैं पटना आ गया, परिस्थितिवश पटना आ गया और राजभाषा विभाग में आ गया, तो यहाँ सचिवालय में हिंदी के प्रति बहुत कुछ अंग्रेज़ों से शासन तुरंत मिला था और अंग्रेजी विरासत ही एक तरह से सर्वत्र चल रही थी। हिंदी जो राजभाषा घोषित हो गई थी, हिंदी लोग कहते सबसे पहले बिहार में ही हिंदी राजभाषा घोषित हुई थी। लेकिन प्रायः अधिकांश काम अंग्रेजी में ही हो रहे थे। केवल नाम का था कि अभी हिंदी राजभाषा हो गई, हिंदी में काम होना चाहिए। तो हम लोगों ने वहाँ के कर्मचारियों में जागरण पैदा करने के लिए, हिंदी के प्रति जागृति पैदा करने के लिए सचिवालय हिंदी साहित्य परिषद की स्थापना की। यह एकदम एकमात्र संस्था जो पहले कभी नहीं थी, और हमारे जब तक हम रहे तब तक उसको क्रियाशील बनाए रखा। बाद में अब तो नहीं है, अब तो खैर हिंदी क्या काम ऐसे ही बहुत होने लगा। ऐसी संस्था की विशेष ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी ज़रूरत है कि हिंदी को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने में वहाँ के कर्मचारियों का योगदान रहे। तो उस वक्त उस ज़माने में उच्चेत गोविंद दास यहाँ आए थे। यहाँ के लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी के प्रयास से, शंकर दयाल जी के सहयोग से हम लोग बहुत बैठकें सचिवालय में किया करते थे और उसके माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार का बहुत काम हुआ था। जहाँ तक मेरे लेखन का प्रश्न है, लेखन मेरा दो तरह का है। एक तरह का लेखन रहा जो मौलिक रूप से हमने लिखा। वैसे मौलिक रूप से कहने के पहले मैं बता दूं कि मैंने शोध किया है लौकिक न्याय पर। लौकिक न्याय एक अस्पष्ट विधा है, अछूती विधा थी जिस पर कोई काम नहीं हुआ था। उस पर हमने काम किया है और उस पर उस काम की प्रशंसा बहुत यहाँ से लेकर दिल्ली तक हुई। उसकी भूमिका भोलानाथ तिवारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष थे हिंदी के, उन्होंने लिखी थी। तो हमने दो तरह की रचनाएं की, मौलिक और संपादित और अनुदित, तीन तरह की एक तरह से मैं ली। तो मौलिक रचनाएं
मेरी लगभग 30 हैं, 30 हमारी पुस्तकें हैं। इसमें हिंदी समालोचना, हिंदी जीवनी साहित्य, हिंदी के और भी संस्मरण साहित्य आदि आदि समाहित हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण काम हमने किया कि बहुत संपादन पुस्तकों का किया। लोगों ने बहुत विषयों को लेकर के लोगों से लेख मांग करके उसका संपादन करके प्रकाशित कराया, संपादित किया। जैसे साहित्य और संस्कृति, जब संस्कृत दिवस मनाया जा रहा था तो उस वक्त संस्कृति की पुस्तक हम लोगों ने निकाली थी, संस्कृत और संस्कृति। इसके अलावा अभिनंदन ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ जो है वे लगभग पटना के हमारे यहाँ सेवा काल में मोटा मोटी पटना में जितने निकले होंगे, मुझे कहते हुए बहुत एक तरह से गर्व की अनुभूति होती है कि अधिकांश पुस्तकों का संपादन हमने किया। चाहे रामदयाल पांडे का स्मृति ग्रंथ हो, चाहे और भी है आपके देवेंद्र शर्मा का अभिनंदन ग्रंथ हो, स्मृति ग्रंथ हो। इसके बाद शास्त्री सवेंद्र प्रति त्रिपाठी का अभिनंदन ग्रंथ हो, आपके मोहन प्रभजोगी का अभिनंदन ग्रंथ हो। तो इस तरह से लगभग 30-35 ऐसे ग्रंथ हैं जिनका संपादन करके हमने प्रकाशित किया। तो कुल मिलाकर के हमारी एक अंग्रेजी से हिंदी का भी अनुवाद किया है, जो महात्मा गांधी के अनन्य सहयोगी ब्रज किशोर प्रसाद की पुस्तक अंग्रेजी में थी। डॉक्टर पटना यूनिवर्सिटी के हेड डिपार्टमेंट हिस्ट्री के थे, नाम भूल रहे हैं, उन्हीं की पुस्तक है अंग्रेजी में। उसका हमने हिंदी में अनुवाद किया, जिसे बिहार विद्यापीठ ने प्रकाशित किया। साहित्य सम्मेलन में इसके बाद मैं साहित्य सम्मेलन से जुड़ा, और साहित्य सम्मेलन में लगभग हमारे सेवा काल, अभी तो हम वहाँ प्रधानमंत्री हैं, तो हमारे सेवा काल में जो पत्रिका बंद थी साहित्य, उसको हमने पुनः प्रकाशन उसका प्रारंभ किया। और अभी जो पुस्तक प्रकाशित हुई है शताब्दी वर्ष के अवसर पर, बिहार की साहित्यिक प्रगति, 1000 पृष्ठों की पुस्तक है, उसका भी संपादन हम ही ने किया है, और यहाँ की पत्रिका का संपादन हमने किया। इसी तरह से यहाँ से पत्रिकाएं जो निकाली, मैं संस्थाओं से ही बहुत जुड़ा रहा। बताएंगे आप, लगभग 35-40 संस्थाओं से मैं जुड़ा रहा हूँ, जिसमें मुख्य रूप से बिहार सांस्कृतिक संजीवन समाज, जो लगभग 134-35 वर्ष की संस्था है, अभी चल रही है। मैं अभी तत्काल उसका अध्यक्ष हूँ। और प्रज्ञा समिति एक संस्था है, सांस्कृतिक संस्था है, उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। तो इस तरह के और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिसके मैं अध्यक्ष के रूप में या उपाध्यक्ष के रूप में या महासचिव के रूप में मैं कार्यरत रहा हूँ, अभी भी हूँ। ऐसी साहित्यिक संस्थाओं की संख्या मैं आपको गिन कर क्या बताऊँ, लेकिन दर्जनों, लगभग 1 दर्जन से तो अधिक है ही है, 2 दर्जन। तो उन संस्थाओं के माध्यम से, बहुत संस्थाओं के माध्यम से हमने हिंदी की पत्रिकाएं निकाली। जो पत्रिका, चूँकि मेरा विचार था कि जो संस्था के विचार हैं, जो संस्था के द्वारा करने का कार्यक्रम है, उसे आम जन में प्रचारित करने के लिए पत्रिका ही एक माध्यम है। उसका मुख्य पत्र जब तक नहीं निकलेगा, जैसे आपका मुख्य पत्र दिव्य रश्मि निकाल रहे हैं आप, तो दिव्य रश्मि के द्वारा आप अपनी संस्था के जो संस्था की मूलभूत उद्भावनाएँ हैं,
या संस्था की के जो एक तरह से मैनिफेस्टो जैसे कहते हैं, यह संस्था क्या उद्देश्य है लेकर के आप निकाल रहे हैं। तो उसी तरह से उन संस्थाओं के बारे में बताने के लिए आम जन को हमने कोशिश की कई पत्रिका निकालने के लिए। जैसे यहाँ प्रज्ञा समिति के द्वारा हमने प्रज्ञा वाणी पत्रिका निकाली, जो लगभग 18-20 बरस तक चलती रही। अभी कोरोना के बाद से जो ब्रेक हुआ है, अभी उसका पुनर्प्रकाशन शुरू नहीं हुआ है। यहाँ जो भारतीय व्यापार प्रबंधन संस्थान में आनंद शास्त्री हिंदी विकास संस्थान, उससे आनंद भारती संस्था निकाली, जिसमें हमारे साथ बलभद्र कल्याण जी जुड़े हुए थे। वह पत्रिका भी हम सोचते हैं 5-6 अंक निकली, शायद नहीं निकल सके। साहित्य सम्मेलन के साहित्य पत्रिका इसके जब तक निकल रही थी, अभी तक हम उसे आज तक हम उसके संपादक हैं। और बीच में तो बंद हो गई थी। जब मैं वहाँ प्रधानमंत्री हुआ तो हमने उसका पुनर्प्रकाशन जोर दे के कराया, और वह उसका प्रकाशन एक तरह से नियमित रूप से तो नहीं, लेकिन उसके वार्षिक अंक के रूप में एक अंक का प्रकाशन अभी नियमित रूप से हो रहा है, अभी भी हो रहा है। तो इस तरह हमने साहित्यिक पत्रिकाओं के प्रकाशन के माध्यम से भी हिंदी की सेवा की है। और हिंदी संस्थाओं के माध्यम से, जैसा बताया आपको, संस्थाओं के माध्यम से संस्कृत के प्रति भी मेरा झुकाव रहा है। एक तो संस्कारता संस्कृत के प्रति है, संस्कृत कुछ हल तक पढ़े भी हैं, संस्कृत के रचनाओं लेकिन जब से संस्कृत संजीवन समाज के अध्यक्ष हुए तब से संस्कृत के प्रति ज़्यादा लगाव हुआ, ज़्यादा झुकाव हुआ, और उसके प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने बहुत काम किया। और संस्कृत संजीवनम पत्रिका जो बंद हो गई थी, पहले प्रारंभ में निकल रही थी, इसका प्रकाशन काल तो आपको बताया संवत 1987 वगैरह है। तब से संस्था स्थापित है, संस्था चल रही है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस संस्था का संस्थापक जो था वो एक अंग्रेज पादरी था, जो यहाँ के लोग, जिसे फ्रांसिस बेकर नाम था, जिसने यहाँ के लोगों के सहयोग से, जो सिटी में रखे लोग, आज वहाँ संस्कृत कॉलेज है संस्कृत, उन लोगों के सहयोग से उसकी स्थापना हुई थी। और वह संस्था बहुत दिनों तक चलती रही। और उसी संस्था को हम लोगों ने बीच में, वो संस्था निष्क्रिय हो गई थी, लेकिन लगभग इधर 15-20 वर्षों से हम लोग उसको कर रहे हैं, चला रहे हैं। और उस संस्था के माध्यम से संस्कृत की सेवा और संस्कृत के माध्यम से हिंदी के विकास की सेवा में लगे हुए हैं। यही मेरा अभी तक का साहित्यिक जीवन है। और मैं अपने घर एक तरह से घर द्वार के काम से मुक्त होकर शुद्ध रूप से साहित्य संस्कृति की सेवा में लगा हुआ हूँ। और कोई मेरे जिम्मे कोई काम नहीं है घर का। और मैं बहुत मैं सेवानिवृत्त हुआ 1990 में। समझ लीजिए कि 32 बरस का समय कैसे निकल गया सेवानिवृत्ति के बाद। या हमसे कोई पूछे तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं कैसे, किस तरह व्यस्त रहते हुए, इन कार्यों में अपने को लगाते हुए, इन कार्यों के प्रति अपना पूरा समय देते हुए हमने काम किया है। यह मैं सोच कर मुझे या उसका एक बायोडाटा बनाने की बात सोच रहे थे, तो देखा कि जब बहुत लंबा चौड़ा होगा, फिर भी हमने, हम आपसे अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे, ये इतना कहेंगे कि हमने समर्पण भाव से काम किया है हिंदी और संस्कृत के विकास के लिए, और सामाजिक संस्थाओं के रह करके सामाजिक बहुत कामों के लिए, जैसे प्रज्ञा समिति वगैरह में संस्कृति, भारतीय संस्कृति के विकास के लिए काम किया। राजभाषा में और राष्ट्रभाषा में
कई विद्वानों के साथ आपका रिलेशन रहा है, कई लोगों से जुड़े होंगे, तो कैसी अनुभूति रही है लोगों के साथ आपकी, और कैसा कुछ लोगों के साथ? ऐसा मैं ससराम कॉलेज से सीधे आ गया था बिहार में के राजभाषा विभाग में। उस वक्त इसका नाम था मंत्रिमंडल सचिवालय अनुवाद विभाग। अनुवाद होता था अंग्रेजी से हिंदी में, अंग्रेजों के ज़माने से संस्था बनी थी। खैर जब हम आए तो वहाँ मेरा सौभाग्य था कि मुझे आचार्य सत्यव्रत शर्मा सुजन जैसे महापंडित, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में पारंगत ऐसे विद्वान वहाँ मिले, जिनके कहा जाए कि जिनके प्रशिक्षण के अधीन ही रह करके हम लोगों ने जो कुछ सीखा, उस आधार पर आज अपने को समाज में हम बहुत प्रतिष्ठित रूप में पाते हैं। और जो कुछ हमने उनसे सीखा है उसको लेकर के मैं इन वहाँ के कामों में राजभाषा के कामों में अपने को पारंगत मानता रहा हूँ। ये दिव्य रश्मि जो नाम है हमारी पत्रिका की, वो भी आदरणीय सत्यव्रत शर्मा सुजन जी का ही दिया हुआ है। अच्छा, आप समझ लीजिए, वो हम लोग जब स्वतंत्र हुआ देश और हिंदी राजभाषा घोषित हुई और वहाँ के केंद्रीय सरकार की भी राजभाषा के रूप में हिंदी की घोषणा हुई, तो शब्दावली आदि के निर्माण में भारत सरकार और राज्य सरकारों का समन्वय होता था। तो मैं उनके साथ मैं दिल्ली जाया करता था। दिल्ली की बैठकों में वो राज्य सरकार के प्रतिनिधि होते थे और वे अपनी सहायता के लिए मुझे साथ ले आते थे। मैंने दिल्ली के मंचों पर देखा, अब अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं, इसको शायद हम नहीं कह पाएंगे पूरी, जो भाव मेरे मन पर पड़ा है कि दिल्ली के मंचों पर, साहित्यिक मंचों पर, विद्वानों के मंचों पर जो हमने देखा, उसमें लगा कि सुजन जी के समकक्ष संस्कृत और हिंदी और अंग्रेजी का कोई विद्वान उस मंच पर नहीं मिला। इतना मैंने गंभीर अन्वेषक, भाषा अन्वेषक और विद्वान वहाँ नहीं मिलते। और जब बैठक होती थी और गूढ़ विषय सामने आते थे, जिसका विचार आवश्यक, जिसका विचार विमर्श होता था कि यह विषय, कोई शब्द है उसका पर्याय क्या होना चाहिए, उसका पर्याय इसका अर्थ संस्कृत में क्या होगा, तो इसका पर्याय हिंदी में क्या होना चाहिए। तो अगर वह विषय सुजन जी नहीं रहे जिस मीटिंग में, तो वैसे कतिपय शब्द स्थगित रख दिए जाते थे कि नहीं, जब बिहार से प्रतिनिधि सुजन जी आएंगे, इस पर उनकी राय प्राप्त होगी, तब उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। तो एक तरह से सरकार के उसमें, उस मंच पर, उन बैठकों में संपूर्ण राज्य सरकारों के भाषा सचिव और विधि सचिव रहा करते थे। तो सुजन जी को विधि के भी क्या विज्ञानी थे, विधि का भी ऐसा ही ज्ञान था, भाषा का भी ऐसा ही ज्ञान था, और सब निर्माण वगैरह का भी ऐसा ही ज्ञान था। आपको बताऊं, आप बात ही आ गई, तो ऐसे विद्वान की चर्चा करके हम लोग आज भी नतमस्तक होते हैं। लगता है देवतुल्य वे थे विद्वान जी। पतंजलि के महाभाष्य को सुना होगा, पाणिनि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि के महाभाष्य को ही समझना कठिन है, और उस महाभाष्य पर टीका लिखना आज के युग में किसी संस्कृत विद्वान के लिए संभव हो सकता है कि कहीं आप कहेंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने पतंजलि के महाभाष्य पर महाभाष्य मंथनी
नाम की एक टीका लिखी और बरसों समय उसमें लगा। अपने बारे में किसी से कहते नहीं थे, हम लोग कुछ कहना भी चाहते थे तो रोक देते थे कि नहीं, आप हमारे सामने ये सब बात मत कीजिए। किसी न किसी तरह से जयमंत मिश्र जी कुलपति हो गए वहाँ संस्कृत संस्कृत विश्वविद्यालय के, और कुलपति हो गए। उस क्रम में हम ये भी बता दूं कि मैं 2-3 विश्वविद्यालयों में सीनेट का भी मेंबर रहा हूँ। अभी संस्कृत विश्वविद्यालय में सीनेट का मैं सदस्य हूँ, कामेश्वर संस्था दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय। पहले तो वीर कुंवर सिंह में भी था, तो वहाँ एक टर्म था, एक टर्म दरभंगा में था ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय में, और अभी टर्म संस्कृत विश्वविद्यालय में हूँ। तो वे उनको इस बारे में हमने कहा, कहन करी ऐसी बात है, कैसे हम कहें कि अब वो तो देंगे नहीं, उनके घर जाना पड़ेगा और घर जा कर के जरा बात करें। वो घर गए, पानी बरस रहा था उस दिन, हमको याद है। जयमंत मिश्र जी मुस्तफ़ापुर उनके घर गए और जा कर के उनसे मांग कर देखा और कहा कि अब मैं आपको दूंगा नहीं, आपसे पुस्तक नहीं प्रकाशित होगी, मैं संस्कृत विश्वविद्यालय से इसे प्रकाशित करूँगा। और वे ले गए वहाँ से, और वहाँ ले आ कर के वहाँ से किसी बनारस के प्रेस में वो छपने के लिए गया। अब पता नहीं, हम नहीं जानते हैं वो छप गई पुस्तक या छप रही है, लेकिन उसे तत्कालीन कुलपति मुस्तफ़ापुर जा कर के उसे ले आए थे। तो हम ऐसे लोगों के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और उन लोगों से मुख वाणी से, श्री वाणी से जो कुछ स्वर सुनने को मिला है, विद्वता का स्वर, वही आज हमारे लिए गौरव का विषय बना हुआ है। वो उसी आधार पर मैं अपने को समाज में स्थापित करने में सक्षम हुआ हूँ। और भी कुछ विद्वानों के साथ आपके संस्मरण हैं? हाँ, संस्मरण है। आद्याचरण झा जी थे, आद्याचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा थे, ये सब लोगों के साथ मैंने काम किया है। रामदयाल पांडे जी थे, साथ रामदयाल पांडे जी तो राष्ट्रभाषा परिषद में उपाध्यक्ष और निदेशक थे। हम उन्हीं से 4 प्रभार हमने लिया। हमारी नियुक्ति प्रारंभ में तो हम यहाँ राजभाषा विभाग में उपनिदेशक थे, वहाँ से मेरी प्रोन्नति हुई। यही प्रोन्नति मेरी होने वाली थी। संयोग है, राजभाषा विभाग में निदेशक का पद है, हमको तो प्रोन्नति होना था, लेकिन यहाँ भगवती बाबू आ गए थे उसके पहले हमारे साथ। तो भगवती बाबू यहाँ थे, तो उस वक्त एक तरह से कहिए कि हमको एकोमोडेट करने के लिए जो हुआ, या मैं दोनों आदमी भाषा में विभाग के कामों में योगदान करें, इसके लिए एक आदमी को रखा जाए राष्ट्रभाषा परिषद में, एक आदमी को राजभाषा विभाग में। तो राजभाषा विभाग में भगवती बाबू थे, हमको वहाँ से बिहार राष्ट्रभाषा परिषद में भेजा गया, और वहाँ मैं 2 बरस तक रहा। 2 बरस तक जब उसके बाद तो फिर सेवानिवृत्त हो गया। तो भगवती बाबू से तो घरेलू संपर्क जैसा हो गया था, क्योंकि वो जब हिंदी ग्रंथ ग्रंथ वाला है, क्या संस्था, जब आए थे पहले उनका तो भारतीय बिहार सिविल सेवा के आदमी थे, लेकिन उनका पदस्थापन चूँकि हिंदी और इकोनॉमिक्स के में उन्होंने PhD किया था, लेकिन हिंदी में इतना काम हो गया है कि हिंदी के महान उपन्यासकारों में उनकी आज गिनती हो रही है, और गिनती होनी चाहिए। हम समझते हैं उन्होंने 60-70 किताबें लिखी हैं, अच्छी किताबें लिखी। तो उनके साथ हमारी वो राजभाषा विभाग में उनके साथ हमको काम करने का मौका मिला। उसके बाद हम गए थे वहाँ राष्ट्रभाषा परिषद में,
तो राजभाषा विभाग में हम समझते हैं 2 साल तक उनके साथ काम हमने किया, तो उस आदमी को भी देखा कि भाव साहित्य के प्रति बहुत, प्रशासन सेवा में रहते हुए भी साहित्य के प्रति उनका समर्पण बहुत बहुत समर्पण था, और बहुत किताबें उन्होंने लिखी थी। आज जो सरकारी कर्मचारी लोग हैं राजभाषा में, क्या उनका डिवोशन आप लोग के जैसा है? नहीं नहीं नहीं, अब वैसे लोग, अब हम एकदम तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि जाके भीतर प्रवेश करके हमने देखा नहीं है, लेकिन यह है कि वैसे जो हम लोगों में जुनून था कि हिंदी को राज्य राष्ट्र की भाषा सचमुच में हिंदी बने, और हम वो हिंदी को राष्ट्रभाषा कह के अपने को गौरवान्वित महसूस करें, इस तरह का जो भाव था हम लोगों में, वो भाव आज के लोगों में नहीं है। आज के लोग तो अब कुछ नहीं, अब आजकल एक भाषा चल गए, नाम दे दिया है लोगों ने इंग्लिश। इंग्लिश आधी अंग्रेजी आधी हिंदी मिला करके बोलते हैं, और अपने घर में बाल बच्चों को भी वही भाषा सिखा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि आज के रोजी रोजगार की भाषा वही है, आज के हम वही भाषा नहीं, हमारे लड़के जाने सीखेंगे तो फिर कहाँ उनको रोजी रोटी मिलेगी। तो अब एक प्रश्न और है, आप लोगों ने वो स्वतंत्रता का काल भी देखा है, अंग्रेजों का काल भी देखा है, थोड़ी बहुत तो अंग्रेजों का काल भी आपने देखा? थोड़ी बहुत नहीं, मेरा जन्म 32 में हुआ, ऐसे तो 15 बरस तक हम थे। तो इसमें जब से संज्ञान मैंने जब से हाई स्कूल में पढ़ना शुरू किया, तब से हमको अंग्रेजी शासनकाल की का दृश्य कुछ कुछ जो हमारे मन पर है, जिस पटल पर, वो आज भी है। नहीं तो अंग्रेजों का जो शासनकाल उस समय का था और आज अंग्रेजों का शासनकाल समाप्त हो गया, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि उस समय जितना अंग्रेजियत नहीं हावी थी, उससे ज़्यादा आज अंग्रेजियत हावी हो गई और हम लोग ज़्यादा गुलाम हो गए? इसके लिए हम लोगों को भारी दुख होना चाहिए, और लेकिन वस्तुतः तथ्य वही है जो आप कह रहे हैं। आज हम अंग्रेजियत के गुलाम हो गए हैं, और अपने बाल बच्चों को हमने देखा, हमारे बाल बच्चे, हम हिंदी के लिए जीवन लगा दिया, पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन हमारे जो पोता पोती हैं, अब उनके बाल बच्चे हो रहे हैं, पोता पोती जो हैं, वे अंग्रेजी में बात करना ही गौरव की बात समझते हैं। और हम लोग, हमारी पीढ़ी में मेरे लड़के आज भी अब चाहते हैं कि उनके लड़के अंग्रेजी में बात करें, और बचपन से हम देख रहे हैं कि लोग सिखा रहे हैं। लड़का एप्पल बोलता है, सेब नहीं बोलता है। लड़का पोटैटो बोलता है, पोटैटो बोलता है। ये देश के लिए दुर्भाग्य नहीं है? एकदम बहुत बड़ा दुर्भिक्ष है जो देश इतना अपनी भारत संस्कृति में संपन्न रहा है, जिसके पास अपार भाषा, अपार विद्वता का धन है, वो इस तरह से दरिद्र के रूप में दूसरी भाषा के सामने हाथ पसार कर उसे लेकर के साथ चलने का प्रयास कर रहा है। उससे बड़ा भागा और कौन हो सकता है। ऐसा देश से हम समझते हैं कि हम लोगों को संस्कृत और अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और हिंदी जो भाषा है उसके सामने अंग्रेजी कहीं भी नहीं टिकती है। कुछ नहीं साहब, नहीं है। हम तो आपको एक एक उदाहरण दे देंगे। ये हम लोगों ने काम किया है 30 बरस तक, तो यही काम किया है कि अंग्रेजी का हिंदी पर्याय, हिंदी का अंग्रेजी पर्याय निकालने का काम किया है, अनुवाद का काम किया है। तो हम लोगों को ऐसी कठिनाइयों का बहुत सामना करना पड़ रहा है जहाँ की कोई आश्रय नहीं था इसके सिवा कि हम संस्कृत का सहारा लें और संस्कृत से वह शब्द ग्रहण करें। न वो शब्द अंग्रेजी में उसका पर्याय मिल रहा है, न उसका पर्याय अन्य कोई भाषा में मिल रहा है। इसीलिए आपको याद होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में यह प्रावधान किया गया है
कि शब्द निर्माण के क्रम में जहाँ कोई कठिनाई हो, विशेष कठिनाई जहाँ उपस्थित हो, वहाँ आप संस्कृत भाषा की सहायता से उसका समाधान कर सकते हैं। क्योंकि उन लोगों ने संविधान बनाने वालों ने भी समझा, सभी विद्वान थे सभी, कि ऐसा हमारी ही भाषा, संस्कृत भाषा ही वह अपार शब्द सागर है जिसमें हर तरह के शब्द, हर भाव के शब्द उपलब्ध मिलेंगे। अन्यथा अन्य किसी भाषा में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने संसार को शासित किया है। एक समय था जब हमने संसार पर शासन किया है, संसार के सभी भाषाओं को समाहित करके अपनी भाषा को और भी समृद्ध बनाया है। हमने लोगों को बराबर हर क्षेत्र में योगदान देते रहे हैं, कुछ न कुछ देते रहे हैं, किसी से कुछ लेते नहीं रहे हैं। इसलिए हमारे पास शब्दों का अपार धन है, भाषा का अपार संपत्ति है। हम उसका चाहें तो हमारे लिए कोई दरिद्रता नहीं है। संस्कृत को लेकर के हम बहुत अपने को गौरवान्वित समझते हैं कि हम धन्य। अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि भारत की भाषा संस्कृत निष्ठ होनी चाहिए। हाँ। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी कही हुई भाषा, उनकी कही हुई बात केवल उन्हीं तक सिमट के रह गई। आज तो सब कुछ अंग्रेजियत में हावी हो गई। देखिए, अब अम्बेडकर जी ने तो संस्कृत को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव दिया था। अम्बेडकर जी ने ही प्रस्ताव दिया था कि संस्कृत को राजभाषा बनाया जाए, राजभाषा बनाए। लेकिन उस वक्त बराबर राजनीति हावी हो रही है। जब से प्रजातंत्र का आविर्भाव हुआ तब से राजनीति हावी है, वोट हावी है सब पर। तो विशेष कारण से चलते हैं, उसे नहीं स्वीकार किया गया। नहीं। एक प्रश्न और है, आपने दोनों काल देखा है, अंग्रेजों का भी, उस समय के आंदोलन को भी देखा था आपने। उस समय का आंदोलन, उस समय के नेता और आज के नेता, क्या आपको नहीं लगता कि आज के नेता राष्ट्रभक्त नहीं है? आकाश पाताल का अंतर है। पहले जो लोग खोजने से जैसे लोग नहीं मिलते थे, वैसे आज लोग सड़कों पर चार दिखाई आपको दौड़ते दिखाई पड़ेंगे। पहले वाले लोगों में आप उसको कहें क्या, ऐसी बेईमानी, ऐसी क्या कहते हैं, देश के प्रति इस तरह के स्वार्थ की भावना जैसे हो, कभी नहीं उस वक्त नहीं देखी जाती। उस वक्त खोजना पर आपको, अगर हम लोग कहें कि लोग कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, क्या है, तो आपको बेईमान आदमियों को खोजना पड़ता। उस वक्त लोग 90% लोग ऐसे थे जो देश के लिए गोली खा रहे थे, मर रहे थे, और वे देश के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। लेकिन आज तो उसमें स्वतंत्रता सेनानियों में उस वक्त के लोग जो थे, इधर फर्जी स्वतंत्रता सेनानियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उस वक्त के लोग को अगर आपने बाद में कहीं देखा हो उसमें 2, 4, 5 आदमियों को, तो उनमें अभी भी वह जुनून है। देख करके लोगों को, वो आज के लोगों को देख करके वो एक तरह से रोते हैं। अब तो वो पीढ़ी के लोग शायद बहुत कम बच गए हैं, 1% भी होंगे कि नहीं होंगे, अब नहीं होंगे। लेकिन जो लोग हैं वे बड़े दुखी हैं, हृदय से दुखी हैं। तो इसी के लिए हमने कुर्बानी दी थी। हाँ, कि इसी के लिए बहुत लोगों ने, तो हम जानते हैं, हमारे जाने हुए कई लोग हैं जिन लोगों ने सम्मान लेना और पेंशन लेना स्वीकार किया। रामजाल पांडे ने नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हमने माँ की सेवा इसलिए नहीं की कि मैं उसका दान लूँगा, उसका पैसा लूँगा।
हमारे एक तो ओम प्रकाश जी हैं, ओम प्रकाश सोनी, पंजाब के आदमी हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत बड़े त्यागी थे। अंत में लोगों ने कहा कि कुछ प्रतीक स्वरूप ले लीजिए। तो कहें कि ठीक है, हमको मेडल जो मिलता है, मेडल जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मिला गया, केवल मेडल हमको दिया जाए, हमको और कोई सुविधा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमको देश, हम लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, देश स्वतंत्र हो गया, हम लोगों की इच्छा पूरी हो गई और अब कुछ नहीं चाहिए। यह अभी है वो। आपने अपना बहुत कीमती समय दिया। आप आज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक आखिरी सवाल आपसे। हम तो एक बात कहेंगे कि अगर हम देश के वासी हैं, हम अपने को भारतवासी कहने का अधिकार रखते हैं, दावा रखते हैं, तो भारत के मूल प्रवृत्तियाँ हैं, भारत की जो मूल देन है, उसकी रक्षा करने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि भारत बना रहे, भारत इंडिया नहीं बने। जिस दिन भारत इंडिया बन जाएगा, उस दिन इसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। जो हम लोगों का एक है ना कि अयन निजम परोबेती गणना लघुतीर्थम उदार चैतांतु वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखते हुए कि हम आप सभी भाई भाई हैं, आप सब में सौहार्द भाव पैदा करने की कोशिश कीजिए, लेकिन देश का सम्मान बेच करने। देश का सम्मान है तो आज आपको विश्व में आदर प्राप्त है। हमारा सम्मान नहीं रहता, देश ने त्याग नहीं किया होता, हमारे पुरखों ने त्याग नहीं किया होता, तो हम आज गर्वीले रूप में आपके सामने खड़े होकर यह नहीं कहते कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती समय दिया, अच्छी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी।